नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों की ओर बढ़ेंगे उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में बनेंगे महाभारत, रामायण व सीता सर्किट। केंद्र को भेजा 97.7 करोड़ का प्रस्ताव, मंत्री सतपाल महाराज ने दी जानकारी। कोरोना, महंगाई और बेरोजगारी से निपटने में उत्तराखंड बेहतर, शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने दी जानकारी। अन्य कई राज्यों की तुलना में कम है महंगाई। मंत्री और आईएएस विवाद में कांग्रेस की एंट्री। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार पर साधा निशाना, कहा बीजेपी में सिर्फ सत्ता को लेकर संघर्ष। देवरिया ताल इन दिनों बना है मनमोहक। रुद्रप्रयाग के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल में देवरिया ताल, अभी तक ताल को निहारने नहीं पहुंचे हैं पर्यटक। रुड़की भगवानपुर में टोल प्लाजा पर विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस विधायक और बीजेपी प्रदेश मंत्री ने किया प्रदर्शन। क्षेत्रीय लोगों के टैक्स को लेकर किया गया प्रदर्शन। साहसिक खेलों के शौकीनों का इंतजार अब खत्म। गंगा में उतरेंगी रंग बिरंगी राफ्टें, कारोबारियों के चेहरे खिले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश की जनता को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की अपील की। मन की बात में कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के समय में 2 गज की दूरी बनाए रखना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के इस कालखंड में पूरी दुनिया अनेक परिवर्तनों के दौर से गुजर रही है। आज जब 2 गज की दूरी एक अनिवार्य जरूरत बन गई है और करीब लाने का काम भी किया है, लेकिन इतने लंबे समय तक एक साथ रहना, कैसे रहना, समय कैसे बिताना, हर पल खुशी भरी कैसे हो, तो कई परिवारों को दिक्कतें आई। और उसका कारण था कि जो हमारी परंपराएं थे, जो परिवार में एक प्रकार से संस्कार सरिता के रूप में चलती थी, उसकी कमी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है कि बहुत से परिवार हैं जहां से सब कुछ खत्म हो चुका है और इसके कारण उस कमी के रहते हुए इस संकट के काल को बिताना भी परिवारों के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया। और उसमें एक महत्वपूर्ण बात क्या थी, हर परिवार में कोई न कोई बुजुर्ग, बड़े व्यक्ति परिवार के कहानियां सुनाया करते थे और घर में नई प्रेरणा, नई ऊर्जा भर देते हैं। हमें जरूर एहसास हुआ होगा कि हमारे पूर्वजों ने जो विधाएं बनाई थी वो आज भी कितनी महत्वपूर्ण है और जब नहीं होती हैं तो कितनी कमी महसूस होती है। ऐसी ही एक विधा, जैसे मैंने कहा, कहानी सुनाने की कला, स्टोरी टेलिंग। साथियों, कहानियों का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी की मानव सभ्यता। वेयर देयर इज ए सोल देयर इज ए स्टोरी। कहानियां लोगों के रचनात्मक और संवेदनशील पक्ष को सामने लाती हैं, उसे प्रकट करती हैं। कहानी की ताकत को महसूस करना हो तो जब कोई माँ अपने छोटे बच्चों को सुलाने के लिए या फिर उसे खाना खिलाने के लिए कहानी सुना रही होती है, तब देखें। मैं अपने जीवन में बहुत लंबे अरसे तक एक परिव्राजक के रूप में रहा। घुमंत ही मेरी जिंदगी थी, हर दिन नया गांव, नए लोग, नए परिवार। लेकिन जब मैं परिवारों में जाता था तो मैं बच्चों से जरूर बात करता था और कभी कभी बच्चों को कहता था कि चलो भाई मुझे कोई कहानी सुनाओ। तो मैं हैरान था, बच्चे मुझे कहते थे, नहीं अंकल, कहानी नहीं, हम चुटकुला सुनाएंगे। और मुझे भी वो यही कहते थे कि अंकल आप हमें चुटकुला सुनाओ। यानी उनको कहानी से कोई परिचय ही नहीं था। ज्यादातर उनकी जिंदगी चुटकुलों में समाहित हो गई थी। साथियों, भारत में कहानी कहने की या कहें किस्सा गोई की एक समृद्ध परंपरा रही है। हमें गर्व है कि हम उस देश के वासी हैं जहां हितोपदेश और पंचतंत्र की परंपरा रही है, जहां कहानियों में पशु पक्षियों और परियों की काल्पनिक दुनिया गढ़ी गई ताकि विवेक और बुद्धिमत्ता की बातों को आसानी से समझाया जा सके। हमारे यहाँ कथा की परंपरा रही है। ये धार्मिक कहानियां कहने की प्राचीन पद्धति है। इसमें कथाकालक्षेपम भी शामिल रहा है। हमारे यहाँ तरह तरह की लोक कथाएं प्रचलित हैं। तमिलनाडु और केरल में कहानी सुनाने की
बहुत ही रोचक पद्धति है। इसे विल्लू पाठ कहा जाता है। इसमें कहानी और संगीत का बहुत ही आकर्षक सामंजस्य होता है। भारत में कठपुतली की जीवंत परंपरा भी रही है। इन दिनों साइंस और साइंस फिक्शन से जुड़ी कहानियां एवं कहानी कहने की विधा लोकप्रिय हो रही है। मैं देख रहा हूं कि कई लोग किस्सा गोई की कला को आगे बढ़ाने के लिए सराहनीय पहल कर रहे हैं। मुझे gaathastory.in जैसी वेबसाइट के बारे में जानकारी मिली, जिसे अमर व्यास बाकी लोगों के साथ मिलकर चलाते हैं। अमर व्यास IIM अहमदाबाद से MBA करने के बाद विदेशों में चले गए, फिर वापस आए। इस समय बेंगलुरु में रहते हैं और समय निकालकर कहानियों से जुड़ा इस प्रकार का रोचक कार्य कर रहे हैं। कई ऐसे प्रयास भी हैं जो ग्रामीण भारत की कहानियों को खूब प्रचलित कर रहे हैं। वैशाली व्यवहारे देशपांडे जैसे कई लोग हैं जो इसे मराठी में भी लोकप्रिय बना रहे हैं। चेन्नई की श्री विद्या वीर राघवन भी हमारी संस्कृति से जुड़ी कहानियों को प्रचारित प्रसारित करने में जुटी है। वहीं कथालय और द इंडियन स्टोरी टेलिंग नेटवर्क नाम की 2 वेबसाइट भी इस क्षेत्र में जबरदस्त कार्य कर रही हैं। गीता रामानुजम ने kathalaya.org में कहानियों को केंद्रित। अटल सरकार में मंत्री रहे जसवंत सिंह का रविवार सुबह 6:55 पर निधन हो गया। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में उन्हें अंतिम सांस ली। 25 जून को उन्हें दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनको मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम का इलाज चल रहा था, यानी अंगों को ठीक से काम करना बंद कर दिया था। राजनीति में आने से पहले जसवंत सेना में थे, वह मेजर के पद से रिटायर हुए थे। देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। पूर्व मंत्री जसवंत सिंह का 82 साल की उम्र में निधन। पूर्व रक्षा, विदेश और वित्त मंत्री जसवंत सिंह का निधन। 2014 से कोमा में थे, 6 साल बाद हार गए जिंदगी की जंग। पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि, बेटे से की फोन पर बात। राजनाथ बोले, शानदार रिकॉर्ड, बीजेपी को किया मजबूत। अटल सरकार में मंत्री रहे जसवंत सिंह का रविवार सुबह निधन हो गया। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। 25 जून को उन्हें दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनका मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन सिंड्रोम का इलाज चल रहा था, यानी अंगों ने ठीक से काम करना बंद कर दिया था। राजनीति में आने से पहले जसवंत सेना में थे, वे मेजर के पद से रिटायर हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जसवंत के बेटे मानवेंद्र से फोन पर बात की और अपनी संवेदनाएं प्रकट की। मोदी ने एक ट्वीट में कहा, जसवंत सिंह ने पहले एक सैनिक के रूप में देश की सेवा की, फिर राजनीति के साथ लंबे वक्त तक जुड़े रहकर अटल जी की सरकार में उन्होंने महत्वपूर्ण विभाग संभाले और वित्त, रक्षा तथा विदेश मामले के क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी। उनके निधन से दुखी हूँ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिखा, बीजेपी के दिग्गज और पूर्व मंत्री जसवंत सिंह के निधन से बेहद दुखी हूँ। उन्होंने रक्षा मंत्री समेत कई अहम पदों पर देश की सेवा की। बतौर मंत्री और सांसद उनका कार्यकाल यादगार रहा है। भारतीय सेना में मेजर रहे जसवंत सिंह ने बाद में राजनीति का दामन थाम लिया था। बीजेपी की स्थापना करने वाले नेताओं में शामिल जसवंत ने राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में बीजेपी का प्रतिनिधित्व किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में उन्होंने 1996 से 2004 के बीच रक्षा, विदेश और वित्त जैसे मंत्रालयों का जिम्मा संभाला। बतौर वित्त मंत्री जसवंत सिंह ने स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स की शुरुआत की, जिससे राज्यों को ज्यादा राजस्व मिलना शुरू हुआ। उन्होंने कस्टम ड्यूटी भी घटा दी थी। 2014 में बीजेपी ने सिंह को बाड़मेर से लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं दिया था। नाराज जसवंत ने पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ा, मगर हार गए। उसी साल उन्हें सिर में गंभीर चोटें आई, तब से वह कोमा में थे।
डेस्क रिपोर्ट के न्यूज। अटल सरकार में मंत्री रहे जसवंत सिंह का रविवार सुबह 6:55 पर निधन हो गया। दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में उनके अंतिम सांस ली। 25 जून को उन्हें दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जसवंत सिंह के निधन पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी दुख जताया है। क्या कुछ कहा, आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ राजनेता आदरणीय जसवंत सिंह के निधन का दुखद समाचार मिला। जसवंत जी को लोकप्रिय जननेता और कुशल प्रशासक थे। वे कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे। शोक संपत्ति रुड़की के बुग्गावाला में अवैध खनन बड़े पैमाने पर चल रहा है, जिसकी खबर हमारे चैनल द्वारा प्रमुखता से दिखाई गई, जिसका असर देखने को मिला। जहां हरिद्वार स्टोन क्रशर मालिक द्वारा दर्जनों ट्रैक्टर तथा एचएम द्वारा अवैध खनन किया जा रहा था, जिसकी सूचना किसी ने बुग्गेवाला पुलिस को दी। सूचना पाकर बुग्गावाला पुलिस मौके पर पहुंची और 10 ट्रैक्टर, ट्रॉली और एक एचएम को कब्जे में लेकर बुग्गावाला थाने ले जाकर सीज कर दिया। सूत्रों की माने तो पिछले कई महीनों बाद बुग्गावाला पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई है, जबकि क्षेत्र में अवैध खनन बड़े पैमाने पर होता आ रहा है। अवैध खनन के चलते राजस्व को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें हरिद्वार से कुल 145 करोड़ का राजस्व होना था, लेकिन अभी तक राजस्व के खाते में सिर्फ 10 करोड़ रुपए ही आए हैं। एक बड़ा सवाल है। इस बाबत डीएम हरिद्वार ने संज्ञान लेते हुए सभी चौकी तथा खनन के क्षेत्रों में कैमरे लगवाने के निर्देश दिए हैं। रुड़की के एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने बताया कि ग्रामीणों के द्वारा पुलिस को अवैध खनन की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तथा कार्रवाई करते हुए 10 ट्रैक्टर, ट्रॉली और एक एचएम को सीज कर दिया। संबंधित रिपोर्ट उप जिला अधिकारी भगवानपुर को जल्द प्रेषित की जाएगी। बुग्गावाला क्षेत्रांतर्गत अवैध खनन की सूचना प्राप्त होने पर बुग्गावाला थाने की पुलिस के द्वारा 10 अवैध खनन में संलिप्त ट्रैक्टर और एक एचएम मशीन को सीज किया गया है। सभी के विरुद्ध अवैध खनन की रिपोर्ट संबंधित उप जिलाधिकारी को प्रेषित की जा रही है। अवैध खनन करने वालों के विरुद्ध निरंतर विधिक कार्रवाई अमल में लाने के निर्देश सभी संबंधित प्रभारी निरीक्षक और थानाध्यक्ष को दिए गए हैं। केंद्र सरकार के 3 तलाक कानून को मजाक उड़ता दिखाई दे रहा है, जहां आए दिन 3 तलाक के मामले सामने आ रहे हैं। बाजपुर के सीता कॉलोनी निवासी 2 सगी बहनें रेशमा और सितारा का विवाह 6 साल पहले एक ही दिन मुरादाबाद यूपी निवासी 2 सगे भाई अकरम और जाकिर के साथ हुआ था। दोनों बहनों को उनके पति एक ही दिन में 3 तलाक दे दिया। दोनों बहनों ने पुलिस में तहरीर देकर अपने पति पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पति शुरू से ही कम दहेज लाने के ताने मारते थे। कुछ दिन पूर्व दोनों बहनें अपने बच्चों को लेकर अपने मायके आ गई थी, जिसके बाद दोनों के पति अपने ससुराल आए व दोनों बहनों से मारपीट करने लगे। वहीं गुस्से में दोनों पतियों ने दोनों बहनों को 3 तलाक दे दिया। इस दौरान रेशमा का पति उसके 2 वर्षीय पुत्री को भी जबरन अपने साथ ले गया। वहीं बाजपुर के मुंडिया निवासी फरजाना ने अपने पति पर मोटरसाइकिल न मिलने पर 3 तलाक देने का आरोप लगाया है। मेरी शादी 8 अप्रैल 2017 में हुई थी, जिससे कि मैं 2 महीने तो सही रही। उसके बाद मुझे मेरे नंद केशर जहाँ और रफ़ीक नंदोई रफ़ीक और उसका लड़का मुझ पे फिर जुल्म करने लगा, अत्याचार करने लगे मेरे ऊपर, बहुत परेशान करने लगे। मुझे बहुत परेशान करने लगे और फिर मुझे ना खाने को देते थे ना पीने को देते थे। मेरा बच्चा मेरे घर में था तब, उस टाइम से ही मुझे बहुत परेशान करने लगे थे और कह रहे थे तू दहेज लेके आ, ना तो अगर तू दहेज न लेगागी तो तुझे तलाक दिलवा देंगे। मेरी शादी को 6 साल हो गए अकरम से हुई थी। मेरे साथ मारा पीटी करता, नशा करता। वो दहेज की मांग है, मैं गर्भवती हूँ। मेरे घर पे सुबह 9 बजे क्या कहा क्या मैं तुझे तलाक देता हूँ 3 बार। हाँ, आज सुबह आकर हमारे साथ मारपीट की और 3 तलाक दे दी। तुम हाँ, दोनों बहनें एक ही घर में है। दोनों भाइयों को दोनों भैया आके तलाक दे गए आज सुबह। 2 बच्चे मेरी, एक लड़की को उठा के ले गए। 2 साल की बच्ची है मेरी। मुझे न्याय चाहिए। 3 तलाक को लेके यहाँ पे 3 तहरीर। आइए आपको ले चलते छत्तीसगढ़, जहां पे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी शर्तें इस प्रकार से होगी। आप जब बीमा कराते हैं तो इतने कानून रहते हैं कि पढ़े लिखे लोग भी पूरा नहीं पढ़ते, लेकिन जब विवाद होता है तो उसी कानून के तहत
निराकरण होता है और हम सब उसमें फंस जाते हैं। तो जो अनपढ़ किसान हैं, जो कम पढ़े लिखे किसान हैं, जो इस सब कानूनी पेचीदगियों को नहीं समझते, वो किस प्रकार से कानूनी लड़ाई लड़ पाएंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है। और तीसरा जो पीडीएस की बात कही गई है, पीडीएस में भी आप उसे समाप्त करने जा रहे हैं। जो शांता कुमार की जो कमेटी है, उसे मैं थोड़ा सा पढ़ के जो उनके अनुशंसाएं हैं, प्रमुख अनुशंसा, उसे मैं थोड़ा सा सुनाना चाहूँगा, जो कि जिसे आप सब इसकी विवेचना करेंगे। देश के मात्र 6% किसान ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी शासकीय एजेंसियों से विक्रय कर पाते हैं। किसानों के एमएसपी की जानकारी नहीं रहती और इसे उत्तर पश्चिम राज्यों के बड़े किसान मात्र ही एमएसपी का लाभ उठा पाते हैं, जो कि सरासर झूठ है। छत्तीसगढ़ में 19 लाख किसानों ने धान बेचा, 20 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन किया। इसका मतलब 85 से 90% किसानों को एमएसपी का लाभ मिला है। सरोवर नगरी नैनीताल ने विश्व पर्यटन दिवस पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल कल्याण विभाग ने 8 किलोमीटर ट्रैकिंग टंकी बैंड स्थित चाइना पीक से किलबरी तक आयोजित की गई। कार्यक्रम में 10 वर्ष से अधिक आयु के लोगों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। जिला पर्यटन अधिकारी अरविंद सिंह गौड़ ने बताया कि इस वर्ष विश्व पर्यटन संगठन द्वारा टूरिस्ट एवं डेवलपमेंट थीम के तहत ट्रैकिंग का आयोजन किया गया है। आज 27 सितंबर वर्ल्ड टूरिज्म डे है और आज हर्ष की बात है कि आज वर्ल्ड डॉटर्स डे भी है। जो वर्ल्ड टूरिज्म डे की थीम हमारी है टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट, और जो डॉटर्स डे की थीम है सेव गर्ल चाइल्ड। तो हमने आज ये महिला बाल विकास विभाग से कोलैबोरेट करके आज हमने एक ट्रैकिंग आयोजन किया है। लगभग 8 किलोमीटर का ट्रैक है हमारा। तो आज हम यहाँ पे टांकी बैंड से चाइना पीक होते किलबरी जाएंगे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सितारगंज की नगर इकाई द्वारा छात्र संघ सचिव व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य देवेश कुमार के नेतृत्व में सदस्यता अभियान चलाया गया। प्रदेश कार्यकारिणी से देवेश कुमार ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रत्येक वर्ष सदस्यता अभियान चलाता है, लेकिन पिछले वर्षों तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बुक के माध्यम से लिखित अभियान चलाता था, लेकिन इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन सदस्यता का अभियान चलाया है। विद्यार्थी परिषद विगत काफी दिनों से लगातार सदस्यता अभियान चला रहा है, लेकिन आज विद्यार्थी परिषद केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर महासदस्यता अभियान चलाया गया है। इसी को देखते हुए सितारगंज नगर इकाई में अलग अलग टोलियां बनाकर पूरे क्षेत्र में कार्यकर्ताओं द्वारा सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। पिछले वर्ष एबीवीपी के सदस्य 33 लाख थे, जिसको देखते हुए एबीवीपी परिषद विश्व का सबसे बड़ा संगठन बना था। जो प्राध्यापक है उनके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा सदस्यता दिलाई गई है, जिसमें अभी हमने यश अरोरा जी की सदस्यता कराई। इन्होंने ये 2012 से सदस्यता लेते हुए आ रहे हैं। आज इसी प्रकार हमारी टीमों का गठन कर दिया गया है, जो पूरी विधानसभा के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में सदस्यता का जो आज है महाअभियान चलाया जा रहा है। तो इसको देखते हुए आज पूरे क्षेत्र में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सदस्यता करा रहा है और प्रत्येक वर्ष हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सदस्यता कराता है, परंतु इस बार कोरोना महामारी के चलते ऑनलाइन सदस्यता अभियान चलाया गया है। हरिद्वार जिले के पूजा में बाणगंगा में फूल तोड़ने गई 8 साल की बच्ची को मगरमच्छ निगल लिया। जब तक बच्ची को स्वजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचते मगरमच्छ झाड़ियों में चला गया और ग्रामीणों ने वन विभाग और पुलिस को घटना की सूचना दी। मगरमच्छ की तलाश की जा रही है। रिहायशी क्षेत्र में मगरमच्छ के किसी को निगलने की यह पहली घटना है। इस घटना के बाद से ही ग्रामीणों में रोष है। दरअसल लक्सर के रायसी क्षेत्र में कुंडी नेतवाला गांव निवासी जयेंद्र के बाणगंगा के पास खेत हैं। बाणगंगा में पानी कम होने के कारण झाड़ियां उगी हुई हैं। शुक्रवार को जयेंद्र के परिवार के साधु के साथ खेत में काम करने आए थे। उनकी 8 साल की बेटी राधिका भी उनके साथ थी। जयेंद्र ने बताया कि सभी लोग खेत में काम कर रहे थे। इसी बीच राधिका ने एक बच्ची के साथ बाणगंगा में उगे फूल तोड़ने चली गई। राधिका झाड़ियों में फूल तोड़ रही थी कि तभी अचानक मगरमच्छ वहां पहुंच गया और उसने बच्ची को जकड़ लिया।
जब तक दूसरी बच्ची शोर मचा पाती, मगरमच्छ ने राधिका को निगल लिया। पंडितपुरी का रहने वाला हूँ, होमगार्ड में नौकरी करता हूँ। और ये लड़की जो है मेरी पोती लगती है, मेरे भतीजे की लड़की। और ये पता नहीं बच्चों के साथ आई थी और इसको बच्चे को जो है इसने मगरमच्छ ने इसको यहाँ पकड़ लिया। लड़की का नाम क्या है? लड़की का नाम राधिका है। उम्र कितनी? एक सूचना प्राप्त हुई थी यहाँ पर कि पंडितपुरी गांव की एक लड़की है जिसकी उम्र 8 से 10 साल के करीब है। उसको मगरमच्छ खींच के पानी में ले गया है और जैसी सूचना प्राप्त हुई हमारी टीम यहाँ पर आई, हमने रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया और थोड़ी देर पश्चात यहाँ पर हमने और भीड़ वगैरह भी इकट्ठी हुई, उसको भी कंट्रोल किया है और मगरमच्छ को ढूंढने के लिए और बालिका को देखने के लिए, उसको सर्च करने के लिए पूरा ऑपरेशन जारी रहा। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, जल्द होंगे हाजिर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हम सब 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने मिलके बड़ी मुश्किल से कोरोना को कंट्रोल किया है। अब हमें इसे बढ़ने नहीं देना। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ हम सब थोड़े लापरवाह हो गए हैं, मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते। मैं आपका भाई हूँ ना, आपका बेटा हूँ। आपने मुझे अपने परिवार का हिस्सा माना है। मैं नहीं चाहता अपने परिवार में कोई बीमार हो। ये बहुत गंदी बीमारी है, इसलिए आज आपसे कुछ मांग रहा हूं। कसम खाओ कि अब जब भी घर से बाहर निकलोगे मास्क पहन के निकलोगे, सोशल डिस्टेंसिंग करोगे। और एक बात, कुछ लोग आजकल टेस्ट भी नहीं करवा रहे। अभी थोड़े दिन पहले एक फोन आया एक आदमी का मेरे पास, किसी और काम से। बात बात में बोला कि कुछ दिनों से उसको बुखार है। मैंने पूछा टेस्ट कराया? बोला नहीं। मैंने पूछा क्यों? तो कहते हैं सर आजकल तो सब अपने आप ठीक हो जाते हैं, मैं भी अपने आप ठीक हो जाऊंगा। मतलब ये कोई बात हुई? मैं तो दंग रह गया। आपको पता है इस तरह से वो आदमी अपनी जान खतरे में डाल रहा है और अपने आसपास के, अपने परिवार के लोगों को भी कोरोना कर देगा। प्रॉब्लम क्या है? दिल्ली सरकार ने टेस्ट मुफ्त कर रखे हैं। दिल्ली में जगह जगह टेस्ट हो रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं टेस्ट करवाते? अगर आपको कोई भी सिम्टम हो या फिर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए जिसे कोरोना है, तो जाके टेस्ट करवाओ। आप स्वस्थ रहें, अपने सबके परिवार में सब लोग सुखी रहें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। जय हिंद। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए उत्तराखंड सरकार लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी कर रही है। राज्य में डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों के साथ साथ पर्याप्त संख्या में कोविड हेल्थ सेंटर और कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं। बिना लक्षण वाले मरीजों को होम आइसोलेशन में रहने की सुविधा दी जा रही है। प्राइवेट अस्पतालों में भी कोविड के इलाज की अनुमति देते हुए इलाज की दरें सरकार द्वारा फिक्स की गई हैं। अटल आयुष्मान योजना के लाभार्थी निर्धारित प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना का कैशलेस उपचार करा सकते हैं। इस महामारी की रोकथाम के लिए नागरिकों का सहयोग बहुत जरूरी है। अनलॉक का अर्थ ये नहीं है कि खतरा टल गया है। मास्क लगाना और 2 गज की शारीरिक दूरी बनाकर रखना बेहद आवश्यक है। सतर्क एवं जागरूक रहकर ही इस कोरोना को हराया जा सकता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। रुद्रप्रयाग के सबसे बड़े अस्पताल में पिछले 2 माह से अल्ट्रासाउंड मशीन खराब पड़ी है। ऐसे में प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ ही अन्य मरीजों को खासी परेशानी हो रही है। उन्हें अल्ट्रासाउंड के लिए मजबूरन प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ रहा है, जहां कम से कम 1000 रुपए खर्चा हो रहे हैं। ऐसे में सबसे अधिक समस्या गरीब लोगों को हो रही है। चिकित्सा क्षेत्र में अल्ट्रासाउंड मशीन का बड़ा महत्व है। गर्भ अवस्था में शिशु के स्वास्थ्य के पथरी या पेट से जुड़ी अन्य कई बीमारियों के बारे में अल्ट्रासाउंड यानी सोनियोग्राफी की से जानकारी मिलती है। जिला अस्पताल रुद्रप्रयाग में करीब 10 वर्ष पूर्व स्थापित की गई अल्ट्रासाउंड मशीन खराब हो गई है। पहले भी यह मशीन कई बार खराब होती रही है और इसे इंजीनियर ठीक कर देते थे, लेकिन इस बार मशीन के खराब होने पर इंजीनियरों ने भी हाथ खड़े कर दिए। ऐसे में 2 माह पूर्व अस्पताल प्रशासन ने मशीन को सीज कर दिया था। तब से जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन की व्यवस्था नहीं है। इसका खामियाजा आम मरीजों को उनके तीमारदारों को भुगतना पड़ रहा है। जन अधिकार मंच के अध्यक्ष मोहित डीमरी ने अस्पताल पहुंचकर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से इस संबंध में वार्ता की। वो ठीक तो हो नहीं पा रही है और उस पर इंजीनियर ने ठीक होने से मना कर दिया और रिपोर्ट लगा दी है। उस मशीन जो है सील कर दी गई है। हमने टेंडर निकाले हैं, कल टेंडर निकल चुके हैं। अब 1-2 हफ्ते जो है मशीन आने में टाइम लग जाएगा। रुद्रप्रयाग जनपद के सबसे बड़े अस्पताल में पिछले 2 माह से अल्ट्रासाउंड मशीन खराब पड़ी हुई है। ऐसे में प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ ही अन्य मरीजों को खासी परेशानी हो रही है। उन्हें अल्ट्रासाउंड के लिए मजबूरन प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ रहा है, जहां कम से कम 1000 रुपया खर्चा हो रहा है। ऐसे में सबसे अधिक समस्या गरीब मरीजों को हो रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए सुबह बोलेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।